हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का सेकंड चैप्टर बोधकालीन शिक्षा को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 2 है बोधकालीन शिक्षा। इसका पूरा थ्योरी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया था जो कि वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा थ्योरी फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सारी चीज़ें इस चैप्टर की हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में, यानी जो चैप्टर है आपका किसके बारे में है, चैप्टर का तात्पर्य क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो जैसे कि बौद्धकालीन शिक्षा यानी बौद्धकालीन शिक्षा क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा यानी जो बौद्धकालीन जो हमारे बुद्ध जी थे, कौन, महात्मा बुद्ध, उन्हीं के बारे में बौद्धकालीन शिक्षा के ऊपर आधारित है। तो देखिए, वैदिक काल के अंतिम चरण में हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियाँ विकसित हो गई थी। धार्मिक कट्टरता एवं पाखंडवाद का समाज में समावेश हो गया था। जाति व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज की पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार जो बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ है, ये इनके अनुसार है कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं अपितु हिंदू धर्म का परिवर्तित रूप है। यानी जो बौद्ध धर्म है ये कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू जो हमारा धर्म है ये परिवर्तित रूप है उसका। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बौद्धकालीन का एक परिभाषा है, छोटा से मतलब उनके एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे अनुसार ये है परिभाषा। तो बौद्धकाल शिक्षा बहुत बड़ा है, इसका जो इंट्रोडक्शन है यानी परिभाषा जो है बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में लेकर आए। आप बस इतना समझ सकते हैं कि वैदिक काल के अंतिम चरण में हिंदू धर्म में अनेक विसंगतियाँ विकसित हो गई थी, लेकिन जो इसमें बौद्ध काल में है इनमें कई चीज़ें जैसे सामाजिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी। धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे। इसके अनुसार भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग को उनके अनुयायियों के संपूर्ण भारत में प्रचलित किया गया, जिसे बौद्ध धर्म से नाम से जाना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी जो है, भगवान बुद्ध जो है, उनके ऊपर आधारित है। तो बौद्धकालीन शिक्षा है इस चैप्टर का नाम, इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है। अब इसका कुछ हम टॉपिक देख लेते हैं, यानी टॉपिक क्या है इसका इस चैप्टर का। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसका उद्देश्य का क्या तात्पर्य है। बौद्ध धर्म में शिक्षा का उद्देश्य यानी जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी को किस लेवल के लिए लेकर जाया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य जैसे वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य था, सेम उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा की भी एक उद्देश्य है। तो देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में निम्नलिखित कथन है, यानी कुछ 4-5 पॉइंट के थ्रू आपको बताया जाएगा। अब यदि आपका यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो जो 4-5 आपके हेडिंग बैठेंगे, जो लाइन्स होंगी जैसे कि आप देख सकते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला आपका क्या है, चरित्र निर्माण। अब चरित्र निर्माण में क्या है कि शिक्षा के सदाचार पर शिक्षा के सदाचार पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना तथा शुद्ध चरित्र का निर्माण करना था। तो ये चरित्र निर्माण हो गया। सेम उसी प्रकार से व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व का विकास में क्या है आपका, शिक्षा के द्वारा छात्रों में अज्ञान आत्मज्ञान और आत्मानुशासन द्वारा व्यक्ति का विकास करना, जिससे कि वो अपने जीवन का सफल बना सके। व्यक्तित्व का विकास में ये है। तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया, और भी 2-3 पॉइंट है, मैं आपको सारी डिटेल दे दूं। देखिए, तीसरा आपका आ जाता है निर्वाण प्राप्ति से सहायक है। जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक है ये क्या हो जाता है, इसमें होता है कि इस काल की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास करना है तथा शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्ति का योग्य बनाना है, जो कि निर्वाण प्राप्ति में सहायक होता है। ये हो गया। उसके बाद में चौथा हमारा आ जाता है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। जो राष्ट्रीय हमारा संस्कृति है इसका जो संरक्षण और प्रकाश है, जो प्रसारण है या प्रसार है, ये क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा यदि ये मेरा कहने का एग्जाम्पल है, यदि आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया तो यदि आप यही 4 पॉइंट लिख देंगे,
ये 4 पॉइंट, तो आपको 3 या 4 नंबर दे दिया जाएगा। नहीं तो आपको जैसे अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आ गया तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर 7 नंबर या 10 नंबर के लायक भी हो सकता है। तो देखिए जो जैसे राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रसार, तो इसमें क्या होता है, इस क्या बुद्ध काल में जो भारतीय संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला और वो राष्ट्रीय संस्कृति का एक पक्ष के रूप में विकसित हुआ। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में धर्म प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार भी सम्मिलित था। ये बुद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था बेसिकली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेकंड चैप्टर का, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने भी अपने जो हमारा भी जब हमने भी उत्तीर्ण किया था क्लास 12 को, तो हमने भी शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट को लिया था। काफ़ी अमेजिंग सब्जेक्ट है ये। अब इसके बाद में जो हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा मनोविज्ञान वाला, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखिए बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन, जो बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन है ये क्या है, इसको हम देखेंगे। हमारा ये टॉपिक है, तो इसका परिभाषा देखिए। बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में विभाजित थी। धर्म प्रचारकों के लिए, जो धर्म प्रचारक यानी धर्म की प्रशंसा करने वाले, धर्म प्रचारक यानी धर्म को फैलाने वाले प्रचारकों के लिए मठ, संघ तथा संगठित शिक्षा संस्थाएं खोली गई थी। अब इसमें देखिए जो शिक्षा संस्थाएं हुई, जैसे विहार हो गया, गुरुकुल हो गया। तो गुरुकुल तो आपका वैदिक काल में हो गया। यहाँ पर आपका देखिए क्या है, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्र, यानी जो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्र थे हमारे इंडिया और भी अलग जो देशों में, तो विश्वविद्यालय इसको भी हम कह सकते हैं। तो उनके नाम और पूरा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर उच्च शिक्षा की बात हो रही है, आपको याद रखना है। यदि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्रों का नाम लिखिए, तो ये आपका अति लघु उत्तरीय में आ सकता है, जिसमें आपका 4 या 3 नंबर दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से हम बताए हैं। देखिए पहला आपका हो जाएगा तक्षशिला, जो कि पेशावर के निकट पाकिस्तान में है। जो तक्षशिला आपका है ये पेशावर के निकट पाकिस्तान में विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। दूसरा आपका आ जाता है नालंदा। नालंदा सभी को पता होगा, पटना से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय। तीसरा आपका आता है विक्रमशिला। क्या है, विक्रमशिला भी है आपका उत्तरी मगध की गंगा के किनारे स्थित, ये भी विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस है। चौथा आपका आ जाता है, जो बौद्ध काल की यहाँ पर बात हो रही है, चौथा है बल्लभी, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है। पांचवा आपका नदिया एवं जगदला, ये बंगाल में है। 6 है आपका ओदंतपुरी, जो कि मगध अर्थात वर्तमान बिहार में है ये। 7वां आपका मिथिला आ जाता है, मिथिला उत्तरी बिहार में है। तो जो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केंद्र थे कुछ यही है, शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है कि बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन क्या है। तो शिक्षा का संगठन इसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के केंद्रों का नाम लिखिए, आपको बताइए या नाम लिखिए, तो अति लघु उत्तरीय में आपको ये 4 नंबर का दे देना है। बस आपको सिंपल सा इतना दे देना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। याद रखिएगा जो ये आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक के रूप में भी पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से था, समझाइए हमें, या किस प्रकार से था, इसका उद्देश्य बताइए। तो सारी चीज़ें आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे कि बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आपका आ जाता है प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च शिक्षा, उसके बाद में देखिए औद्योगिक शिक्षा। अब इसमें तीनों में हम थोड़ा थोड़ा आपको समझा दें कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होता था, उच्च शिक्षा क्या होता था। तो प्रारंभिक शिक्षा में साधारण जैसे लिखना पढ़ना, गणित और शब्द शिल्प या चिकित्सा विधि है तो या अध्यात्म विद्या, यानी कहने का मतलब कि लिखना पढ़ना गणित का प्रारंभिक शिक्षा ये था। उच्च शिक्षा में आपका आता है धर्म, भाषा, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, राजनीति, न्याय, शिल्प, कला और प्रशासन, ये आपका उच्च शिक्षा में आ जाता था। तीसरा जो हमारा है औद्योगिक शिक्षा। अब इसमें क्या आ जाता है, जैसे कला, कौशल, जैसे औद्योगिक शिक्षा में सभी को पता होगा व्यवसाय संबंधित पाठ्यक्रम, तो ये औद्योगिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, थोड़ा एक पॉइंट में है कि बौद्धकालीन शिक्षा की पाठ्यक्रम विषय मुख्य, जो बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम विषय मुख्य रूप से शामिल थे, विभिन्न शिक्षा स्तरों पर पढ़ाए जाते थे। क्या है, विभिन्न शिक्षा स्तरों पर पढ़ाए जाते थे। अब इसका कुछ पॉइंट है, पॉइंट के हिसाब से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। देखिए जैसा कि पहला है धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म का ग्रंथ। जो धार्मिक शिक्षा
के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म का क्या है संबंध है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दूसरा है हिंदू दर्शन। तीसरा आपका भाषा है, जैसे पाली, संस्कृत, तिब्बती, चीन, तो ये बौद्ध काल में होती थी। हिंदू दर्शन में वेद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, सांख्य, योग, न्याय एवं वैश्विक दर्शन था। भाषाएं में आपको पता समझ में आ गया, जो बौद्ध काल में भाषाएं चलती थी क्या चलती थी। वैदिक काल में सिर्फ संस्कृत चलता था, लेकिन जो बौद्ध काल में है आपका पाली चलता था, संस्कृत चलता था, तिब्बती चलता था और चीनी चलता था। ये आपको याद रखना है, चीनी वही चीन वाला। उसके बाद में चौथा में आपका जो पॉइंट आ जाता है विज्ञान एवं कला। विज्ञान और कला के अंतर्गत आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, चिकित्सा, शिल्प, तर्कशास्त्र और जो विज्ञान से रिलेटेड है। आपको समझ में आ गया, विज्ञान से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और अन्न में अब देखिए अन्न वाला क्या आ जाता है, अन्न में आपका आ जाता है आखेट विद्या, धनुर्विद्या, जादू, सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान यानी जो आपका मिलिट्री वाला जो सारा होता है ना, मिलिट्री जैसे हमारी इंडियन आर्मी कर रही है वैसे। प्राकृतिक अध्ययन, लेखा विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, शल्प शास्त्र और अस्त्र विज्ञान, तो ये सारी चीज़ें अन्न के अंतर्गत आती हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो से आ जाता है, जो हमारा नेक्स्ट यानी पॉइंट आ जाता है, ये याद रखिएगा, हेडिंग आ जाता है। किसका हेडिंग आ जाता है, ये देख लीजिए, बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। जो आपका बौद्धकालीन शिक्षा है, इसका पाठ्यक्रम का हेडिंग आ गया है शिक्षण विधियाँ। जो शिक्षण विधियाँ ये क्या है, जो शिक्षण विधियाँ थी बौद्धकालीन में, ये किस तरह से थी। पहला आपका आ जाता है क्या है, प्रवचन या व्याख्यान विधि। दूसरा है वाद विवाद विधि। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पॉइंट के हिसाब से लिखना है। यदि आपका अति लघु उत्तरीय में आ गया तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यदि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो पूरी जानकारी, यानी कि जो प्रवचन या व्याख्यान विधि है ये क्या है, दूसरा वाद विवाद विधि क्या है, तो सारी जानकारी आप समझ रहे हैं ना कि अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। 10 नंबर के लायक ये क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा आपका प्रश्नोत्तर विधि। चौथा है पुस्तक अध्ययन विधि। पांचवा है सम्मेलन विधि। 6 है आपका भ्रमण एवं क्या है, भ्रमण एवं निरीक्षण विधि। 7वां आपका प्रायोगिक विधि। 8वां स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय एवं संस्मरण करना, यानी संस्मरण, प्रायोगिक विधि, संस्मरण करना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 9th नंबर में आपका क्या आ जाता है, धर्म एवं आध्यात्म को क्या है, जो धर्म एवं आध्यात्म को आत्मसात करना। और 10वां हमारा आखिरी बचता है शिक्षण कार्य प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होता था, जो बौद्ध काल में होता था। ये याद रखिएगा, बौद्ध काल में इतनी सारी शिक्षण विधियाँ थीं जो कि एक विद्यार्थी को अपनानी ही पड़ती थी, ये आपको याद रखना है। तो शिक्षण विद्या हमने बौद्ध काल की पूरी जानकारी दे दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है, याद रखिएगा, जो आपका चैप्टर होगा उसके बारे में होगा, तो उसी के अराउंड सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। जैसा कि वैदिक काल में बौद्धिक काल की शिक्षा की विशेषताएं, वैदिक काल का दोष, वैदिक शिक्षा का संगठन, तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी अप्लाई हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा है इसकी विशेषताएं क्या क्या थीं। बौद्ध जैसे वैदिक काल की भी एक एक विशेषताएं थी, सेम उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा की भी विशेषताएं थीं। तो इसकी जो विशेषताएं थी ये देखिए, पहला आपका प्रवज्जा या क्या है, पब्जा संस्कार, पब्जा या प्रवज्जा संस्कार। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। वैदिक शिक्षा प्रणाली के उपनयन संस्कार की भांति बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता है। वैदिक काल में क्या होता है, उपनयन, जो कि उपनयन संस्कार किसे कहते हैं, जब विद्यार्थी एक वैदिक काल में शिक्षण ग्रहण करने जाता था तो उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था जनेऊ के साथ में। सेम उसी प्रकार से प्रवज्जा या बौद्ध काल में ये संस्कार होता है। 8 वर्ष की आयु में होता है। इस संस्कार के बाद बालक श्रवण बनकर बौद्ध संघ या मठ में प्रवेश करता है, यानी उसमें यानी पर बौद्धकालीन शिक्षा में क्या करता है, प्रवेश लेता है वो विद्यार्थी। प्रवेश के शिष्य में शरणार्थी ग्रहण करनी पड़ती है, जिसके अंतर्गत बालक को बुद्ध शरणम क्या है, एक उनका मंत्र पढ़ाया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघ शरणम गच्छाम का उच्चारण करना पड़ता था। तीसरा आ जाता है, तीसरा जो विशेषताएं आ जाती हैं वो उपसंपदा संस्कार होता है। यानी उपसंपदा संस्कार क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात, यानी जो एक विद्यार्थी है 12 वर्ष के क्या है 12 वर्ष तक अध्ययन करने के तत्पश्चात वो 20 वर्ष की आयु होने पर उपसंपदा संस्कार होता है। इसके बाद वो व्यक्ति क्या है, विशु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता है, यानी उस बौद्ध काल में
रहने का अधिकारी हो जाता है। चौथा आपका आ जाता है आर्थिक व्यवस्था, यानी जो बौद्ध काल में शिक्षा की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। देखिए उसमें क्या होता था, विहारों की संचालन या उनके संस्थापकों तथा अन्य अनुयायियों द्वारा वहन किया जाता था। विहारों में दान की इतनी स्थायी संपत्ति दे दी जाती थी कि इसकी आयु में विहारों का खर्च सरलता पूर्व से क्या हो जाता था, पूरा हो जाता था। तो जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। अब यहाँ पर आपका आ जाता है शिक्षा शुल्क। तो बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं में जो आपका शिक्षा शुल्क होता था बोध काल में, वो क्या होता था। देखिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, किंतु उच्च शिक्षा में विद्यार्थी से रहने एवं खाने का व्यय, यानी रहने और खाने का जो आपका पैसा है वो लिया जाता था। और निर्धन एवं योग्य विद्यार्थी धन के स्थान पर अपनी सेवाओं भी संघ का अर्पित, यानी कुछ काम कर भी करते थे उस क्षेत्र में। यानी जैसे एक विद्यार्थी है, एक विद्यालय में यदि वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उस विद्यालय में रहकर वो कुछ काम करेगा, उसमें कुछ अपना एक योगदान देगा, तो वो शिक्षा शुल्क रह जाता था। 6 है आपका अनुशासन, यानी जो बौद्ध काल में अनुशासन था वो किस तरह से था। संघ के नियम कठोर थे, यानी जो उस संघ के नियम थे बौद्ध संघ के, वो नियम कठोर थे। अनुशासन पर बहुत क्या है, बल दिया जाता था। नियमों का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी था, यानी बौद्ध काल में भी यदि कोई विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का एक उचित व्यवस्था था। 7वां आपका आ जाता है स्त्री शिक्षा, यानी जो उसमें विशेषताएं थी ये आपको याद रखनी है कि बोर्ड एग्जाम में यदि आपका पूछ लिया जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, यानी 4 विशेषताएं के बारे में बताइए, तो इन्हीं में से कोई 4 आप उठा लीजिए, उनके बारे में आप डिटेल में लिख दीजिए, आपका काफ़ी अच्छे अंक तैयार है। तो स्त्री शिक्षा पर क्या होता था उसमें, देखिए बौद्ध धर्म में साधारण स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो साधारण स्त्री थी उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध धर्म की व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को आजन्म क्या ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, इसलिए उनके चरित्र की रक्षा के लिए महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, परंतु कालांतर ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। तो स्त्री शिक्षा भी क्या थी, जो साधारण स्त्री थी वो बौद्ध काल में उनका प्रवेश नहीं होता था। उसके बाद में देखिए 8वां क्या है, गुरु शिष्य संबंध। अब इसमें गुरु शिष्य किस प्रकार से संबंध है। भारतीय परंपरा के अनुसार गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र की तरह होता है। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते हैं। गुरु का प्रमुख कर्तव्य शिष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना था। गुरु सदा जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये गुरु शिष्य यानी पिता पुत्र के समान था। तो ये बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, यदि आप 8 विशेषताएं लिख देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, वो आ जाता है बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र। यानी बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र क्या थे, तो मैं बता दूं आपका, जो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे वो यही केंद्र थे। ये आप देख सकते हैं, तक्षशिला पेशावर में, नालंदा पटना में लगभग 80 किलोमीटर, विक्रमशिला, बल्लवी नदिया, औरंदपुरी, मिथिला, तो ये सब जो है आपका किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र में। ये बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे तक्षशिला बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र में, ये देखिए जैसे आपका तक्षशिला आ जाता है, तो तक्षशिला क्या होता है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय पटना के 80 किलोमीटर दक्षिण में है। तो ये 450 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक प्रसिद्ध रहा, यानी 450 ईसा पूर्व है, 350 तक ये प्रसिद्ध रहा नालंदा विश्वविद्यालय। उसी प्रकार से जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये भी इस काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह चिकित्सा तथा सैन्य विज्ञान की शिक्षा विशेष प्रबंध था। उसके बाद में विक्रमशिला 8वीं शताब्दी से इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। इसमें 108 शिक्षक और 300 विद्यार्थी एवं संबंध विद्यालय भी थे। और बख्तियार खिलजी जो खिलजी हैं 1203 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया था। किसको, विक्रमशिला को। तो ये आपको याद रखना है। जो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र हैं हमने बता दिया, जिसमें उच्च शिक्षा केंद्र विश्वविद्यालय है, तो उन्हीं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा उसको लिखना पड़ेगा। अब हमारा आ जाता है बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना। जो बौद्ध एवं वैदिक शिक्षा की तुलना है ये किस प्रकार से है, ये भी हमारा एक टॉपिक है। अब इसका भी देखिए, हमने पॉइंट के थ्रू बताया है, ये पॉइंट के थ्रू ही आया है। देखिए पहला आपका जाता है दोनों प्रणालियों में शिक्षा जो क्या थी, वैदिक शिक्षा की तुलना में। यहाँ पर बौद्ध और वैदिक शिक्षा की तुलना में दोनों को कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसा कि दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एक रूपता थी। क्या है, एक रूपता थी। और दोनों प्रणालियों में दंड शारीरिक साधारणता वर्जित था, यानी शारीरिक दंड नहीं दे सकते आप दोनों प्रणालियों में, बौद्ध प्रणाली और वैदिक में। और
चौथा क्या है, दोनों प्रणालियों में शिक्षण विधि मुख्यतः मौखिक थी, यानी क्या है, मौखिक थी। पांचवा आपका है, दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों का महत्व दिया जाता था। जैसे यहाँ पर प्रवज्जा संस्कार था बौद्ध में, उसी प्रकार से वैदिक में क्या था, उपनयन संस्कार, जो कि जनेऊ के द्वारा कराया जाता था। जब विद्यार्थी जाता था वैदिक काल या बौद्ध में अपना प्रवेश लेने, तो बौद्ध में उनका प्रवज्जा होता था, वैदिक काल में उनका उपनयन होता था। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार किसके द्वारा होता है, किस काल के द्वारा होता है। तो 4-5 दे दिए जाएंगे, उनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा तो आप दे देंगे। तो ये बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना में ये सारी चीज़ें हो गई, हमने इसका एग्जाम्पल। वैदिक कालीन शिक्षा एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर, यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में आपको अंतर बताना है। इन दोनों के बीच में जो आपका अंतर है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा है ये किस प्रकार से है और बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम चलिए अंतर देख लेते हैं। पहला आपका आ जाता है वैदिक कालीन शिक्षा। अब इसमें क्या आ जाता है, पहला आपका जाता है गुरुगृह, क्या है, गुरुगृह या गुरुकुल में शिक्षा। उसके बाद में दूसरा है छात्र परिवार के रूप में रहते थे। तीसरा है शिक्षा निःशुल्क थी। चौथा है शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे, जो वैदिक काल की बात हो रही है। पांचवा आपका केवल संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी वैदिक काल में। तो ये आपका वैदिक काल का 5 पॉइंट है। धर्म जो प्रचार पर है यहाँ पर बल दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम पाली था। शिक्षा विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षक हो सकता था, कोई अनिवार्यता नहीं थी। यानी जो बौद्धकालीन शिक्षा में था यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा पर क्या है, धर्म प्रचार पर बल दिया जाता था। ये आपको याद रखना है। तो दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में आ गया कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको 5 पॉइंट के थ्रू आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। नहीं तो आप और पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप ऐड करते सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अति लघु उत्तरीय में ये आएगा। तो आप इसी प्रकार से इसका आंसर दीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, ये आ जाता है आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान। जो आधुनिक भारतीय है और शिक्षा है और इसको बौद्ध शिक्षा का क्या है, योगदान किस प्रकार से है, तो कुछ पॉइंट के थ्रू हमने बताया है। देखिए, पहला आपका जाता है सामान्य विद्यालयों का आयोजन, जो सामान्य विद्यालय हैं उनका आयोजन करना। दूसरा है महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन करना। तीसरा आपका शिक्षा में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु का आयोजन। चौथा है आपका खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। तो ये आपको हेडिंग के थ्रू ऐसे ही लिखना है, ना कि इसके आगे आपको कुछ लिखना है। इतना ही आपका रहता है इसमें। उसके बाद में पांचवा आपका आता है सभी धर्मों, वर्गों और जातियों शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने का आयोजन। 6 है आपका उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक आयोजन। 7वां आपका है प्रविधिक, क्या है, जो प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का यहाँ पर आयोजन करना था, ये आपका हो गया। 8वां आपका आ जाता है व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन। तो ये जो पूरा अर्थ है, जो आधुनिक भारतीय बौद्ध काल में शिक्षा थी, ये कुछ 8 हमने टॉपिक इसमें बताए हैं। इसमें बेसिकली 14-15 होते हैं, लेकिन 8 ही हमने बताए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर है। अपने शब्दों में भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर दिया, इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, और जो भी हमारे लिए समझाने के लायक था उसको भी हमने समझा दिया, ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, पूरा जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए। और चैप्टर 2 आज का इस वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है, इसके पॉइंट्स को बता दिया है। यदि इसके पॉइंट्स को जो हमने समझाया इसको लिखते तो काफ़ी समय हो जाता। और यदि इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए शिवम स्टडी नॉलेज। फॉलो करने के साथ में आप हमें मैसेज करेंगे कि सर चैप्टर 2 का आप हमें PDF दे दीजिए, हम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा हम नहीं लेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने चैप्टर 2 को पूरा ख़त्म कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।